एवरीवन। आज मैं फिर से नए टॉपिक के साथ आ चुकी हूँ और आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। कई बार जब वैकेंसीज आती हैं और अगर ये पोर्शन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ जीके, इंग्लिश और कंप्यूटर इस एग्जाम में होता है तो बच्चे बड़े ही कंफ्यूज होते हैं किस तरह से करना है। और ख़ास तौर से अगर ये बात एमपी जुडिशरी की हो तो उस केस में कन्फ्यूज़न और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एमपी जुडिशरी में जीके, इंग्लिश और कंप्यूटर का बहुत बड़ा पोर्शन आता है। 40 मार्क्स ये कवर करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के लिए। आज हम बात करने वाले हैं कैसे इस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए और 30 प्लस मार्क्स आपके ज़रूर आ जाए। अगर आपके 30 प्लस मार्क्स आ जाते हैं, आप ये मान के चलिए सिलेक्शन कहीं भी आपका नहीं जाएगा, आप सिलेक्ट होकर रहेंगे। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ आज, वो आपको करना होगा। ये एक रामबाण टेक्निक है, अगर आपने इसको अपना लिया आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए हमने एक मुहिम चलाई है एक तरह से कि सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज़ पर मंथ के रेट पर एक ऐसा बैच बनाने जा रहे हैं जिस पर आपको एमपी जुडिशरी के लिए जीके, इंग्लिश और कंप्यूटर पूरा का पूरा आपको कवर कराया जाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, गूगल फॉर्म दिया है, वहां जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। गूगल फॉर्म भरिए, रजिस्टर कीजिए, रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। इसके अलावा इस वीडियो के एंड में भी नंबर आपको दिया गया है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो। चलिए आज शुरू करते हैं और 40 मार्क्स का जो एक्सपेक्ट है उसको हम जानते हैं, किस तरह से हम उसे स्कोर करें और उसका क्या रोल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहली बात तो समझ लीजिए, ये रामबाण टेक्निक है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैंने देखा है लॉ में अच्छा स्कोर किया है, एक एवरेज स्कोर किया है, डिसेंट स्कोर है, लेकिन क्योंकि उनके 40 मार्क्स में से 12, 13, 14, 15 मार्क्स आए हैं, इसीलिए उनका सिलेक्शन रुक गया है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो तो आपको इस पोर्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही पढ़ना है, लेकिन एटलीस्ट पर डे 1 आवर आपको इसको देना ही देना है। इसके आगे हम देखने वाले हैं कौन से पोर्शन में हमें क्या चीज़ पढ़नी है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जनरल नॉलेज की, सबसे पहली बात प्रीवियस ईयर पेपर आपको रट डालने हैं, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चंस बहुत मिनिमल हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। आप इंग्लिश हो, जीके हो, कंप्यूटर हो, तीनों जो पोर्शंस है उसमें से क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं। आप देखेंगे इस बार भी 3 से 4 क्वेश्चन रिपीटेड थे। 3 से 4 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको करने हैं, रट डालना है। दूसरा है नोबेल प्राइज। आप देखेंगे एमपी जुडिशियल सर्विसेज में नोबेल प्राइज, खास तौर से नोबेल पीस प्राइज आता ही आता है। अभी तक जितनी बार भी आया है नोबेल पीस प्राइज, शायद मुझे 2 या 3 बार आ चुका है जहां तक मुझे याद है। इस बार भी आया था। नोबेल पीस प्राइज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तीसरा है करंट नेशनल अवार्ड। नेशनल अवार्ड हमें मालूम होने चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स के हों, चाहे वो साइंटिफिक फील्ड में हो, चाहे वो लिटरेचर फील्ड में हो, आपको मालूम होना चाहिए और किसको मिला है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद आता है करंट स्टेट अवार्ड्स, क्योंकि हम एमपी का एग्जाम दे रहे हैं और एमपी का एग्जाम है तो इस जो स्टेट अवार्ड्स है वो भी आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा अवार्ड जो है वो स्टेट से रिलेवेंट है और ये किसको मिला है 2020 में, 2021 में, 2022 में, जिस भी ईयर में दिया गया हो, ठीक है। इसके अलावा फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ एमपी, आपको याद होगा 2019 फेज 2 में प्री में एग्जाम आया था सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में, आया था ना। तो कहाँ से आया था वो, इसी टॉपिक के अंदर है, फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ एमपी, वो कहाँ से बिलोंग करती थी, क्वेश्चन ये था, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए। फिर आता है फेमस प्लेस ऑफ एमपी। अब फेमस प्लेस ऑफ एमपी आपको याद होगा एक साल के पेपर में किसी ईयर के पेपर में ये भी पूछा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है। तो कहाँ पर है, ये ग्वालियर में है, एमपी में है। तो फेमस प्लेसेस ऑफ एमपी इस तरह से रिलेवेंट हो गया है। इसके बाद आप देखेंगे फेमस रिवर्स एंड डैम ऑफ इंडिया, फेमस रिवर्स एंड डैम ऑफ एमपी। अब देखिए रिवर्स एंड डैम ऑफ एमपी आपको करने हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि एमपी में रिवर्स का बहुत ही बड़ा रोल है। बहुत सारी रिवर एमपी से ही ओरिजिनेट होती हैं, बहती हैं। तो एमपी और रिवर का आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। और रिवर है तो डैम है,
ठीक है, इसको, इन टॉपिक्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, अनअवॉइडेबल टॉपिक्स हैं ये। इसके अलावा और भी टॉपिक हैं जो आपको करने हैं। फेमस पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया की फेमस पर्सनैलिटी कौन है। वैसे हम देखेंगे बहुत सारी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, इस समय पे भी बहुत सारी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, तो उनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। इसके अलावा फेमस प्लेसेस ऑफ इंडिया, इंडिया की फेमस प्लेसेस के बारे में हमें जानना है। इसके बाद है फेमस रिवर्स एंड डैम ऑफ इंडिया। इंडिया की अगर हम बात करें, जैसे MP का रिवर्स से एक बहुत बड़ा रिलेशन है, वैसे इंडिया का भी रिवर्स से बहुत बड़ा रिलेशन है। और हम जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, और एग्रीकल्चर में रिवर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, डैम बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद फेमस बुक एंड इट्स राइटर, उनके ऑथर्स के बारे में, बुक्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। फिर आता है जब हमारा देश बना था 1947 के बाद, उसके बाद जो हमारे पहले यूनियन मिनिस्टर्स थे वो कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, लॉ ऑफिसर कौन थे, ठीक है, लॉ मिनिस्टर कौन थे, सॉरी। इसके अलावा दूसरी पोस्ट जो थे डिफेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे, आज के समय में कौन है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आप MP से हैं तो MP के गवर्नर कौन है, MP के डिप्टी CM कौन है, हमारे देश के डिप्टी PM कौन है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे ही इंडिया के हमने यूनियन मिनिस्टर की बात की। इसके अलावा स्टेट स्टेट मिनिस्टर भी आपको मालूम होने चाहिए, MP के स्टेट मिनिस्टर भी आपको मालूम होने चाहिए। जब MP बना था तब के भी मालूम होने चाहिए, और एट प्रेजेंट क्या कंडीशन है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। मॉडर्न इंडिया आपको थोड़ी सी मालूम होनी चाहिए, क्योंकि मॉडर्न इंडिया से मैंने देखा है एक क्वेश्चन तो कम से कम आता है, और बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको मालूम होना चाहिए, उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, इजी क्वेश्चन आता है, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो उसमें से वो क्वेश्चन आ जाएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की हम बात करें, कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो इनमें से किसी टॉपिक में कवर नहीं हो पाते हैं, और जनरल फैक्ट्स जो आपको मालूम होना चाहिए उनको भी कवर करना है। इन सभी चीज़ों को मैं जो बैच बना रही हूँ उसमें कवर करवाऊंगी, और सभी चीज़ें मैं टॉपिक वाइज टॉपिक आपको कराऊंगी। अब हम कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर में हमको क्या करना है। कंप्यूटर में जो आपको करना है सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है, कुछ मत करें, सिर्फ एक ल्यूसेंट की ब्लू कलर की बहुत छोटी सी बुक आती है जिसमें आपको पूरा थ्योरी दिया हुआ है, पीछे MCQ दिए हुए हैं, जिसमें सारे एग्जाम्स में आए हुए MCQ क्वेश्चन आपको दिए रहते हैं। वो आप खरीद लीजिए, थ्योरी पढ़िए और MCQ लगाइए। आप यकीन मानिए अगर आपने उस किताब को लगा लिया, आपको बेस्ट स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। बेहतरीन किताब है। इसके अलावा दूसरी ये है कि आप वीडियोस को रेफर करें। मैं बिल्कुल एक सीरीज लेके आने वाली हूँ कंप्यूटर के बारे में, जहाँ आपको कंप्यूटर के बारे में सारी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो ल्यूसेंट बुक में दिए हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगी। इसके अलावा कुछ एडिशनल अगर मुझे मिलेंगे तो वो भी मैं आपको कराऊंगी। सारे के सारे एक्सप्लेन भी करूंगी, जिससे आपको कोई डाउट कहीं भी रह ना जाए। इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे तो इंग्लिश जो है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनको बड़ी ही दिक्कत आती है, और इवन इंग्लिश मीडियम वालों को भी आती है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे हम कोई ग्रामेटिकल इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ जो इंग्लिश आ रही है वो ग्रामेटिकल आ रही है पूरी तरह से। तो उसको हमें कवर कैसे करना है, देखिए पर डे आपको 5 इंग्लिश वर्ड्स करने हैं। देखिए आप जब करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या है, मन नहीं लगेगा करने में, ये बहुत जनरल बात है। स्टूडेंट की मन की दशा में समझती हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो इस बात को बेहतरीन समझती हूँ, लेकिन आपको अपने मन की स्ट्रेंथ को बना के रखना है कि मुझे करना है चाहे कुछ भी हो जाए। 5 वर्ड्स पर डे। दूसरा 5 फ्रेजेस पर डे, 5 फ्रेजेस आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। 5 ईडियम्स पर डे, 5 ईडियम्स आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। सिर्फ करना ही नहीं है, करके छोड़ना नहीं है, आपको रेगुलर रिवाइज भी करना है। जब भी आप नया मटेरियल पढ़ने जाएंगे उसके पहले आपने प्रीवियस डे में क्या पढ़ा था एक बार आपको भले ही सरसरी निगाह से देखें, लेकिन देखना जरूरी है। इसके अलावा रिवाइज एक प्रैक्टिस बुक आती है, आप किसी भी कंपनी के लिए विद्या की आती है, और भी आती है, विद्या की शायद 25-30 रुपए में आ जाती है, वो वाली आप बुक ले लें। प्रैक्टिस करें रेगुलर बेसिस पर, एक ही किताब लें, आपको एक साथ किताब लेने की जरूरत नहीं है।
एक अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए किताब ले लें, उस किताब को अच्छे से रट लें। जब हम एक से ज़्यादा किताबों को रेफर करते हैं, बार बार इधर से उधर करते हैं, तो हम कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। बेहतर होता है हम एक किताब को उठाएं और एक किताब को उठाकर उसे अच्छे से कंज्यूम कर लें, तो ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है। इसके बाद मैं बताती हूँ, आपको इस बात की रेगुलरिटी रखनी है कि किसी भी दिन का गैप ना हो। सीधी बात यह है कि आपको रेगुलर रहना है। रेगुलरिटी एक ऐसा वेपन है जो अच्छे बच्चों को भी पीछे छोड़ देता है। आपने बिल्कुल मत सोचे मुझे इंग्लिश नहीं आती, आप बिल्कुल मत सोचे कि मुझे याद ही नहीं होता है। जब आप करेंगे तो आपको याद होगा, और इस बात का फायदा आपको उस दिन होगा जिस दिन आप पेपर देके आएंगे। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। याद रखिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, चलिए इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाली हूँ, यह तो है ही जो हम जानते हैं कि स्मार्ट वर्क इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। स्मार्ट वर्क क्या होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। हम कुछ भी कहीं से भी उठा के पढ़ रहे हैं और उसमें हार्ड वर्क कर रहे हैं, वहाँ आपको रिजल्ट कम मिलेगा। स्मार्ट वर्क होता है आपको कहाँ से क्या पढ़ना है ये आपको मालूम हो। कहाँ से क्या पढ़ना है, मैंने वो काम आपके लिए कर दिया है, अब आपकी ड्यूटी है कि अब आप हार्ड वर्क करें। आपको स्मार्ट वर्क करने की अब जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ हार्ड वर्क करने की जरूरत है। इसीलिए मैं आपको कुछ बातें बताने जा रही हूँ जिसको आपको समझना है, जानना है और फॉलो भी करना है। पहली बात यह है कि रेगुलरिटी रखिए। जैसे मैं आपको बताया, कंसिस्टेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने में। दूसरी बात, एग्जाम डेट की नोटिफिकेशन की वेट नहीं करना है आपको। आज से अभी से लग जाइए, आप जो करेंगे उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। बिल्कुल कुछ सोचे बिना अपनी पढ़ाई में लग जाइए, स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए और आप अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे। पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है कि मुझे ये वाला टॉपिक नहीं आता है या मुझे ये याद नहीं हो रहा है। जैसे जैसे रिवीजन करेंगे आपको सब कुछ याद होगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया, हार्ड वर्क के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। हार्ड वर्क इज की ऑफ सक्सेस। इसके बाद स्ट्रॉन्ग आपको रहना है, मन हल्का नहीं करना। कोई आपसे कहे कि बहुत टफ होता है, नहीं कर पाओगे, कई सारे बच्चे बैठे हैं, बहुत समय से बैठे हैं, जो बैठा है उसे बैठे रहने दीजिए। आपको अपने आप पे विश्वास करना है। हर दिन हम इम्प्रूव करते हैं, जो जिनका नहीं हुआ है वो भी इम्प्रूव कर रहे हैं, जिनका हो गया है वो भी कहीं ना कहीं अपने फील्ड में इम्प्रूव कर रहे हैं। डरना नहीं है कि इतने समय में नहीं होता है, अपने मन में ये मिथ नहीं रखनी है। आपने देखा होगा कई सारे बच्चे पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर जाते हैं, तो आपको अपने अंदर स्पिरिट रखनी है, पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना है मुझे। देखिए, होना ना होना ये ईश्वर के हाथ में है, लेकिन मेहनत करना आपके हाथ में। हो सकता है आपके पास ये चांस हो कि आपका पहले अटेम्प्ट में हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आपने लापरवाही की है इसलिए ना हो। तो लापरवाही से अपने काम को नहीं छोड़ना है, स्ट्रॉन्ग रहना, अपने आप पे विश्वास करना है, अपनी मेहनत पे विश्वास करना है। मैं सिर्फ आज इतना ही बताने आई थी। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आपके लाइक, शेयर और कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं अच्छे टॉपिक्स को लेकर आऊँ, आपसे शेयर करूँ। इसके अलावा अगर आप हमारी क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं क्लासेस अटेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच।